Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 8th साइंस की, जिसके अंदर आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। और उसके बारे में हम समझ रहे थे। पिछले भाग में हमने कुछ बातें की थी उससे रिलेटेड। हम तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे और समझेंगे क्या क्या और चीजें इसमें हमें दी गई है। तो इसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हम पढ़ चुके हैं। हमने कहा था कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन विनेगर बनता है, ईस्ट आपका इसमें ग्रो करता है, नेचुरल शुगर है ना, जो कि ग्रेन्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। इस प्रोसेस को, शुगर से अल्कोहल को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आगे हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हम करने जा रहे हैं, है ना। मतलब हम कर चुके हैं और आगे बात करेंगे। तो पिछले भाग में हमने कहा था कि इस तरीके से हमने चीजें देखी, है ना। दूसरा, जो कॉमनली नोन आपके पास एंटीबायोटिक है, जो कि किससे बनती है? फंगी और बैक्टीरिया से बनती है। तो एंटीबायोटिक आपके जो मैन्युफैक्चर होती है, वो कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनको हम यूज करते हैं टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस, है ना। तो कमर्शियल यूज ऑफ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कमर्शियल यूज कर रहे हैं, है ना। और हमने पीछे कितने यूज कर चुके हैं? 3 यूज हम कर चुके हैं। जो फोर्थ है आपके पास कमर्शियल यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, कि वो है कि एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स antibiotics can be manufactured by microorganisms, ठीक है, which can be used to cure many diseases, है ना। विच कैन बी यूज टू क्योर मैनी डिजीज, जो कि बहुत सारी डिजीज को क्योर करने के काम आती है ना। तो एंटीबायोटिक्स आपकी इवन हम उनको मिक्स करते हैं जो आपके पास लाइव स्टॉक्स होते हैं या पोल्ट्री होती है, उनके खाने में भी, ताकि हम क्या कर पाए? हम जो माइक्रोबायल इन्फेक्शन है उसको भी चेक कर पाए एनिमल में, है ना। तो दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस, है ना। ये बहुत सारी प्लांट डिजीजेस को भी कंट्रोल करने के काम आती है, बहुत सारी प्लांट डिजीजेस को भी कंट्रोल करने के काम आती है, ठीक है ना। तो बहुत सारी प्लांट डिजीजेस को भी क्या करते हैं? कंट्रोल करने के काम आती है ना। अगला यूज है कि एंटीबायोटिक्स also used to check, also used to control many plant diseases,
ठीक है, बहुत सारी प्लांट डिजीजेस को भी कंट्रोल करने के काम एंटीबायोटिक्स आती है ना। दूसरा, दे आर मतलब एंटीबायोटिक, दे आर ऑल्सो मिक्स विद फीड of livestock and poultry to check microbial infection। है ना, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। आए बात समझ में, ठीक है ना। तो ये आपके इसका ये इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको हमें सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे भी हमें लेना चाहिए। ऑल्सो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब एंटीबायोटिक्स की जरूरत हो तो ही हमें लेनी चाहिए। अगर आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है और आप उस समय रॉन्ग डोजेस लेते हैं तो वो आपको क्या करती है, कम इफेक्टिव करती है जब आपको उसकी असली में जरूरत हो फ्यूचर में, है ना। एंटीबायोटिक्स करती क्या है, एंटीबायोटिक्स हमें क्या करती है, बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारे बॉडी में मार देते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक्स को जानबूझ के ले रहे हो जब आपको जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक्स की और अगर आप उस समय ले रहे हो तो हमारी बॉडी में जो नेसेसरी बैक्टीरिया है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है उनको खत्म कर देती है। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, है ना। एंटीबायोटिक्स कोल्ड एंड फ्लू के पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये वायरस के द्वारा बीमारी होती है। कोल्ड एंड जो फ्लू है वो वायरस के द्वारा बीमारी होती है, तो यहाँ पे हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब बात करें, ये पहले आप इतना नोट कर लीजिए जो अभी हमने पढ़ा और यूजेस, देन फिर हम आगे चलते हैं वायरस के ऊपर, है ना, वैक्सीन के ऊपर। चलो आगे बढ़े, वैक्सीन, ठीक है। अगला है हमारे पास वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, है ना, उनको वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो जो भी डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स होते हैं जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ताकि उनसे वो लड़ सके। आई बात समझ में। जब भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है ताकि वो उन वायरस वगैरह से लड़ सके, है ना। तो बॉडी क्या करती है, ऑल्सो रिमेम्बर कि किस तरीके से उन माइक्रोब से फाइट करनी है जो वो वापस से एंटर करेंगे। तो अगर डेड या कमजोर माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस करते हैं हेल्थी बॉडी में तो बॉडी क्या करती है, फाइट कर देती है और उनको मार गिराती है ना, किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। कैसे? सूटेबल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके। तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं और हमें प्रोटेक्ट करती हैं, है ना, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से हमेशा के लिए। तो ये होता कैसे, दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क, इस तरीके से वैक्सीन काम करती है। सेवरल डिजीजेस है जैसे कि कोलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस, ये सारी की सारी हम वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं। एडवर्ड जेनर आपके पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में क्या की थी, वैक्सीन डिस्कवर की थी। आपने देखा होगा अपने चाइल्डहुड में आपने यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन, है ना, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस, है ना। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको किस किस डिजीज की या किस किस के तरीके से वैक्सीनेशन किया होगा। तो ये बहुत ही इसेंशियल है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें इन बीमारियों से बचाया जा सके। नेसेसरी वैक्सीन्स आपकी अवेलेबल होती है हमारे नियर बाय हॉस्पिटल्स में। आपने कई बारी एडवर्टाइजमेंट देखा है टीवी वगैरह में, न्यूज़पेपर में, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अगेंस्ट
पोलियो अंडर पोलियो प्लस पोलियो प्रोग्राम। आपने देखा होगा कई बार आपको पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई गई होंगी, कई बार आपने टीवी वगैरह में पोलियो के बारे में क्या अवेयरनेस के लिए ऐड वगैरह देखे होंगे। तो पोलियो ड्रॉप्स क्या करते हैं, बच्चों को दी जाती है ना। जो पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दी जाती है वो क्या एक्चुअल में एक वैक्सीन ही है ना। तो वर्ल्ड वाइड कैंपेन भी चलाया जाता है स्मॉल पॉक्स के लिए, है ना, जिससे कि क्या हो, बहुत सारे जगहों पे हम क्या कर सके, स्मॉल पॉक्स को खत्म कर चुके हैं ना। तो आजकल जो वैक्सीन है वो लार्ज स्केल्स में बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि वो ह्यूमंस को बचा सके और दूसरे जो आपके एनिमल्स हैं उनको भी सेवरल डिजीजेस से हम क्या कर सके, बचा सके। आई बात समझ में? तो यही वैक्सीनेशन के बारे में है। वैक्सीनेशन के बारे में आपने समझा कि एक्चुअल में वैक्सीनेशन होती क्या है, ठीक है ना। आई बात समझ में? 1798 में डिस्कवर करी थी एडवर्ड जर्नर ने पहली वैक्सीन, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात, वैक्सीन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज inside the body। वैक्सीन क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द बॉडी, है ना। आइदर ह्यूमंस और एनिमल्स to protect them from microbes ठीक है ना, which enters into the body, है ना। उनको क्या करती है वैक्सीन, क्या करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है ना, इंसानों में या एनिमल्स के अंदर, ताकि वो उनको बचा सके। जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर चले आते हैं उनसे क्या करते हैं, लड़ाई वगैरह करके उनको खत्म कर देती है ना। तो अगर आपके पास कोई भी वीक या कमजोर आपके पास कोई माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, है ना। अब जैसे आपने देखा कि कोविड-19 में हमें वैक्सीन लगाएगी तो उस वैक्सीन ने हमारे अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी, है ना। जो एंटीबॉडीज वो उस वायरस को खत्म करने के इस्तेमाल आई, जो वायरस हमारे अंदर घुस गया था एस कोविड-19 वायरस के जैसे, है ना। इस तरीके से वैक्सीन के बारे में है, मेरे ख्याल से समझ आएगी आपको, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करें, तब हम बात करेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। आगे बात करें हम इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, है ना। सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं। तो हमने देखा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, बहुत सारे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम आते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। हमने बात की थी चैप्टर फर्स्ट में भी, 7th क्लास में, कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और तरीके के प्रोडक्ट्स भी फॉर्म करते हैं, है ना। प्रोटीन वगैरह हो गया, है ना। तो उसमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो, है ना। तो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो अभी क्या है, एयर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में, 71%, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है एयर में वो नाइट्रोजन की ही है। लेकिन वो गैसेस फॉर्म में है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कैसे लेके आ सके, ताकि जो प्लांट्स वगैरह है उसको वो अपने अंदर कंज्यूम कर पाए। और हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को
क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स वाटर के साथ चाहिए होता है, क्योंकि वो रूट्स के जरिए उनको अपने ऊपर लेके आते हैं अपने जिस पार्ट्स में खाना बनता है, फूड फैक्ट्रीज जो प्लांट की होती है ना। तो सॉल्युबल फॉर्म में हमें चाहिए और नाइट्रोजन हमारे गैसेस फॉर्म में है। तो होता है क्या है कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोबियम, है ना। वो क्या करता है, ये जो आपके पास एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके उसको गैसेस फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में लेके आता है, और उस वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो सम बैक्टीरिया are able to fix nitrogen from the gaseous nitrogen into soluble form ठीक है ना, with the help of rhizobium ठीक है, with the help of rhizobium bacteria ठीक है, which increase soil fertility, ठीक है ना, सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो ये काम कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया इस काम को करता है ना। तो ये काम होता है बेसिकली बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कि उसकी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इनको, इन माइक्रोब्स को क्या कहते हैं, कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, these microbes are commonly called biological nitrogen fixer, इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। तो आई होगी बात आपको समझ में, ये चीजें आज की। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। कमर्शियल यूज हमने बारे में जानी हमने, एंटीबॉडीज के बारे में समझा, वैक्सीन के बारे में समझा, किस तरीके से सॉइल फर्टिलिटी को ये माइक्रोब्स बढ़ाते हैं, ये इसके बारे में हमने समझा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।